नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से पूरे दुनिया में हालात हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट की वजह से अब वो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनती हुई नजर आती है। ट्रंप का टूटता गठबंधन, अमेरिका होगा खंड खंड दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का सबसे ताकतवर नेता, लेकिन आज वो घिर चुका है। जो देश कभी अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जो देश अमेरिका के साथ उसके विश्वसनीय लोगों में शामिल होने की ख्वाहिश रखते थे, आज वही देश अब डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति से दूरी बना रखे हैं, कन्नी काट रखे हैं। चाहे बात यूके हो, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने तो किनारा कर ही लिया है। पोप से टकराव खुलकर सामने आ रहा है। पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या है, आने वाले वक्त में आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बताएंगे आपको हर वो पहलू जो जानना बहुत जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का तिलिस्म अब टूट रहा है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे बड़े मुद्दों पर अब वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। ब्रिटेन साफ मना कर चुका है, वो ट्रंप का साथ नहीं देने वाला। ऑस्ट्रेलिया भी अब दूरी बना रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम है अब वो दरक चुका है। और सबसे बड़ा टकराव तो धर्म और राजनीति के सबसे बड़े मंच पर है, जहां पर पोप लियो से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी सीधे टकराव में बदल चुकी है। अब पोप लियो के साथ में जो हालिया टकराव है, उसने न केवल धार्मिक बल्कि वैश्विक स्तर पर ट्रंप की छवि को प्रभावित कर दिया है। ये टकराव सीधा बताता है कि ट्रंप की आक्रामक कूटनीति अब उनके लिए भारी पड़ती नजर आती है। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका हंगरी से आया। हंगरी में हुए आम चुनावों के परिणाम ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। हंगरी में आम चुनावों में विपक्षी तीसा पार्टी को 2/3 बहुमत हासिल हो गई और इस तरह बीते 16 सालों से सत्ता में बने हुए प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की फिडेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। समझिए जिस तरह से अभी हालात हैं, यहाँ पर हंगरी का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या हंगरी की यह हार अमेरिका में होने वाले आगामी चुनावों की आहट है? क्या ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी साख बचा भी पाएंगे या उनका यह हंगरी मॉडल धराशायी हो जाएगा इसी रूप में? बड़े सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होते हैं। अब बड़े सवाल ये भी, क्या ईरान से युद्ध की शुरुआत पर अब एक तरह से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीति नाकाम रही? क्या विरोध की लहर से अब वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा? जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान खास मेहमान के तौर पर रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक बतौर रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद आमीन मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मस्ती खान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अहमद मस्ती खान जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे इसीलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि आप अमेरिका में हैं, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। अब जरा ये बताइएगा कि जो तमाम बड़े देश हैं वो एक तरह से कन्नी काट रहे, इस्लामाबाद में जो चर्चा है वो भी बेनतीजा रही और ये रहा कि कई अपनी और शर्तों को बढ़ाते जा रहे थे अमेरिकी या डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बहुत बड़ी वजह है। हंगरी इलेक्शंस क्या मिड टर्म इलेक्शंस की एक झलक है, ट्रेलर है? जी हाँ, देखें, आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हंगरी के इलेक्शन में इनके जो बहुत खास चाहने वाले करीबी शख्स, उनको शिकस्त हुई। जैसे कि आपने कहा, 16 साल तक उनकी हुकूमत थी वहाँ। अब जेडी वॉन्स पाकिस्तान जाने से पहले वहाँ जा चुके थे उनको इलेक्शन में हेल्प करने के लिए, लेकिन वो हार गए। देखें, एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना शिकस्त कबूल किया। आपको शायद इल्म होगा कि 2020 के इलेक्शन को आज तक ट्रंप मौसूफ ने यह कबूल नहीं किया कि वो हारे। वो कहते मैं 2020 को भी मैं जीता हूं, उनका ये कहना है। यानी जो जमहूरी ममालिक हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में जो उसूल होते थे कि भाई जो हारने वाला है वो खामोशी से अपना हार मान जाता था, तो ट्रंप साहब ने वो नहीं किया है। आपको याद होगा जब वो हार रहे थे जनवरी 6 तारीख को, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा मचाया था वॉशिंगटन डीसी में। तो ये अनोखे किस्म के सदर हैं, ये इंतहाई अकेले हैं, आइसोलेशन है इनमें। देखिए, इतने ज्यादा ताकत होने के बावजूद, इतने ज्यादा इनके पास रिसोर्सेज,
इनको जो है ये जो पेट्रो डॉलर के वजह से, शायद डॉलर से सारा चीज मामले जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इतनी ज्यादा इनके पास वो है। लेकिन उसके बावजूद ये इंतहाई तना हो गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हर कोई इनकी इसी तरह से चमचागिरी करे, जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे थे इनकी चमचागिरी। आपने देखा कि अपने ही जो पोप हैं, देखिए ये कैथोलिक्स के बहुत बड़े यानी बहुत ही ज्यादा मुकद्दस शख्सियत होता है कैथोलिक्स के लिए, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैथोलिक है और बड़े कट्टर किस्म के कैथोलिक है। और ये मौसू जाके पोप लियो को, पोप भी नहीं नाम इस्तेमाल करें, सिर्फ लियो के तौर पर, जैसे कि आप किसी बच्चे को लिए कहते हैं लियो या इस किस्म से उसके लिए मुखातिब है। तो ये सारी चीज से ऐसे लगता है नैना जी कि इनका कोई जहनी तवाजुन शायद सही नहीं है, और इस वजह से बहुत सारे लोग अमेरिका में ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनकी आईनी एक है तकाजा 25th, उसको जो है वॉन्स आगे ले जाए। अब वो वॉन्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक सिलसिला है। और एक और बात बताएं, देखें जो इनके इस्लामाबाद में जो बातचीत नाकाम हुई, उसके ऊपर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, उनका कहना ये है कि भाई हमारा ये मामला बातचीत सही चल रहा था, और इतने में नेतन्याहू साहब का फोन आया और उसके बाद जो है ये बात हमारा खराब हो गया। बिल्कुल, और देखिए यही तो बातचीत है सारी कि जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर अलग अलग बातें हैं। वेल, ईरानी मामलों के जानकार सैयद अली अदनान भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। लेकिन आलोक साहब जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कहा जा रहा है आज ये बड़ा निर्णायक दिन है। एक तरफ यूके लगातार ये कहता रहा है कि भाई वो अमेरिका के साथ में नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मसलों पर ऑस्ट्रेलिया भी कन्नी काटता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नाकेबंदी का मन है डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी इस जिद का खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये सारी परिस्थितियां उनके लिए मुसीबत का सबब बन रही है क्या? नाना जी नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति खराब होने वाली है अभी आने वाले दिनों में। और अमेरिका ने जो निर्णय लिया है वो एक नी जर्क रिएक्शन है कि भाई अगर ईरान इस तरह से वसूली कर रहा है तो वसूली करके जो टैक्स दे करके एक $2 लाख या $10 लाख वो पर बैरल $1 वो चार्ज करेगा, तो ये अमेरिका जो है उस तरह की जितने भी टैंकर्स वहां से निकलेंगे उसको रोक देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान की सहमति से और ईरान को टैक्स देके कोई भी टैंकर वहां से निकले। तो होगा क्या, सारे टैंकर्स ब्लॉक हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत निकल रहे थे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाइयां बढ़ने लगेंगी। तेल की कीमत अभी जैसे ही अमेरिका ने निर्णय लिया $100 पहुंच गया, फिर जो 100 से नीचे था, और धीरे धीरे ये और भी आगे बढ़ेगा। तो फिर वही स्थिति आएगी पूरे विश्व आर्थिक बाजार में। लेकिन अमेरिका अब बढ़ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको खुलवाना है। अंदर घुसने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है, क्योंकि काफी कैजुअलिटी होगी इनकी। अभी उस तरह का निर्णय ये नहीं ले पा रहे हैं। बाहर में ये नाकाबंदी करेंगे, बाहर में इनके नेवल शिप्स जो है वो सारे टैंकरों को चेक करेंगे कि कौन सा टैंकर जो है वो ईरान से परमिशन लेके आ रहा है, सबको वो रोकेंगे। तो इससे थोड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकता है, क्योंकि मान लीजिए किसी एक देश का कोई जहाज आप रोकेंगे तो वो देश भी तो होगा ना, वो ईरान को पैसे देकर अगर निकल रहा है तो आप उसके टैंकर को रोकेंगे तो उस देश से भी अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। तो नी जर्क रिएक्शन में ट्रंप साहब जो है ये दूरगामी नहीं सोचते हैं, और ये पूरे दुनिया को अमेरिका से आइसोलेटेड करते जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे अमेरिका की बहुत ही फजीहत होने वाली है ट्रंप के कारण पूरे विश्व में। जी हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि अभी हम तमाम परिस्थितियां देख भी रहे हैं। लेकिन सैयद अली अदनान साहब, एक तरफ बातचीत का मसला था, बातचीत के जरिए सिचुएशंस को सुधारने की कोशिश थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कसम खाकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो बातचीत भी नहीं होगी, अब वो संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो पहले थोड़े से सॉफ्ट हुए थे, अब तो वहां पर और भी ज्यादा कट्टरता या और भी ज्यादा दबाव बनाने की रणनीति नजर आएगी। ईरान का क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है। सवाल ये ना हो कि ईरान का क्या होगा, बल्कि सवाल ये बेहतर है कि अमेरिका का क्या होगा, क्योंकि अगर
बहुत ही आसान जबान में अगर मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 तरह की कश्ती, 3 तरह के जहाज गुजरेंगे। एक वो कि जो ईरान को टैक्स देंगे, तो जो ईरान को टैक्स दे रहा है वो कश्ती जो है अमेरिका की सपोर्टर है, यानी खासकर जो यूरोपियन ममालिक वाली, चाहे वो इटली की हो, स्पेन की हो, कहीं की हो। तो अगर ये टैक्स देने वाली नाव को अमेरिका रोकता है तो गोया कि अपने ही साथियों को रोक रहा है। दूसरी वो कश्ती कि जो ईरान को टैक्स दे रही है लेकिन जो है वो अमेरिका की दुश्मन है, खासकर रूस और चाइना। तो अगर इनको रोकता है तो अमेरिका जो है एक नया बवाल अपने सर ओढ़ेगा। और तीसरी वो कश्ती जो ईरान की दोस्त है, तो ईरान उनसे टैक्स ले ही नहीं रहा है तो उनको आप रोक नहीं पाएंगे। तो तीनों कंडीशन में नुकसान अमेरिका का है, न कि ईरान का। और अगर आप रोक भी देंगे तो कीमतें जो बाजार में बढ़ेंगी उसका नुकसान भी दुनिया में अमेरिका को ज्यादा होगा, क्योंकि 1 करोड़ लोग अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ है। ईरान का क्या नुकसान होगा? ईरान को टैक्स तो मिल चुका होगा, टैक्स देने के बाद कश्तियां निकलेंगी तो आप नेवल वहां पे रोक पाएंगे। तो मेरे एतबार से तमाम तर्ज आगे से देखा जाए तो ना अमेरिका का सपोर्ट, अभी देखा आपने कि बर्तानिया ने साफ मना कर दिया कि नेवल ब्लॉकेट के लिए हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। और इधर से पॉप से आप भीड़ पड़े हैं, तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं वो जो बेवकूफी ट्रंप साहब अब तक 40 रोज में करते चले आ रहे थे वो इस पैमाने पर बढ़ गई है कि वो कि जो अमेरिका का साथ दे भी रहे थे अब वो भी अमेरिका के खिलाफ नजर आते हैं हमको। हाँ, आपकी इस बात पे शायद सहाय सर कुछ रिएक्ट कर रहे थे। जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सैयद अली साहब कि थोड़ी सी मैं इसमें करेक्शन कर दूं आपके स्टेटमेंट में। आप जो बोल रहे थे कि वो टैक्स आपको दे चुके होंगे, उसको रोक करके क्या कर लेंगे। देखिए, जैसे ही उन टैंकर्स को और उन देशों को ये पता चलेगा कि आपको टैक्स देने के बावजूद भी अमेरिका उनको रोक देगा, जाने नहीं देगा, तो वो आपको टैक्स नहीं देंगे। तो वो पूरा डेडलॉक हो जाएगा वहां पे। आपका ये कहना सही है कि अमेरिका जो है और भी दुश्मन पैदा करेगा, वहां मैं सहमत हूं, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन ईरान का जो मकसद है वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्स वसूल नहीं पाएगा वहां से। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, ये बात तो कही जा रही थी, ईरान कह रहा था कि भाई हम यहाँ से टैक्स वसूलेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बड़ा झटका देंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का कुछ इतना ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा। लेकिन एसके मलिक सर, जिस तरह से तमाम परिस्थितियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ वक्त से अपनी नीतियों की वजह से, अपने बयानों की वजह से उलझ गए। मैं इसको अलग अलग एस्पेक्ट में समझूं। अब यूके और ऑस्ट्रेलिया का किनारा करना ये आइसोलेशन तो दर्शाता है, उसके पहले नेटो कंट्रीज का किनारा करना वो उसके बड़े आइसोलेशन की बात को क्लियर कट दर्शाता है। और ऐसे धीरे धीरे जो तमाम दुनिया के अलग अलग हिस्से हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का भले ही कहा जाए कि खुले तौर पर सपोर्ट ना करें, लेकिन खामोशी के साथ में विरोध भी जता दे रहे हैं। इसके क्या मायने नजर आ रहे हैं आप? नैना जी, आज की जो परिस्थितियां पूरी इस पूरे खित्ते के अंदर जो हो चुकी है, सच में थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है। और ट्रंप साहब का जो आज की स्थिति है, जो वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आज सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट भेजा है, उससे बड़े कंफ्यूजन स्थिति होती है। लेकिन जो समझने वाले लोग हैं वो उनकी इस प्रोफाइल से चिर परिचित है। वो शाम तक हो सकता है दूसरा ट्वीट आ जाए उनका, रात तक दूसरा भी आ जाए और सुबह तक तीसरा भी आ सकता है। ट्रंप साहब का आइसोलेशन, देखिए जो कंट्रीज हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है या दूसरे कंट्रीज है, भी नेटो के कंट्रीज है। 1 महीना पहले भी उन्होंने नेटो कंट्री से रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए, हॉर्मुज के अंदर अपनी प्रेजेंस दिखाइए और लेट्स जो स्मूथ मूवमेंट है शिपिंग लाइंस का, उनको कम्युनिकेशन लाइंस का, शिपिंग लाइंस का, उनको ओपन रखा जाए। लेकिन उस टाइम लोग नहीं आए, नेटो नहीं आए, तो ट्रंप साहब ने नेटो कंट्री को भी बुरा कहा था। आज भी वो तकरीबन कमोबेश वो स्थिति वहीं की वहीं टिकी है। लेकिन ट्रंप साहब ने ये अपना नया मूव दिखाकर इस चीज को थोड़ा पेचीदा कर दिया है। पहले प्रवक्ताओं ने ऑलरेडी बोल दिया, मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगा, पर ये बात बिल्कुल सही है कि टकराव की स्थिति थोड़ी सी बढ़ गई है। आज की स्थिति जो फिलहाल हमारे सामने है वो ये है कि देखिए, ईरान चाइना से कोई फीस नहीं लेगा, ईरान इंडिया से भी कोई फीस नहीं लेगा, ईरान पाकिस्तान से भी फीस नहीं लेगा। तो मेन जो इंपोर्टर्स हैं उस वहां के थ्रू जो इंपोर्टर्स हैं वो 3 कंट्री हैं, है और भी कंट्री, थाईलैंड है, मलेशिया है, बहुत मेजर इंपोर्टर जापान भी है। लेकिन ये सारे के सारे कंट्री जो है ये वो कंट्री हैं जो ईरान के एक तरह से कभी विरोध में नहीं बोले हैं, नहीं बोले, उन्होंने बड़ी न्यूट्रल पोजीशन अख्तियार की हुई है। अभी फिर और मुझे लग रहा है मलिक सर, अब भले ही ईरान के साथ में तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं मिडिल ईस्ट की तमाम अलग अलग देशों के, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं अमेरिका के भी साथ में बहुत ज्यादा कोई जाना नहीं चाह रहा।
नैना जी, एक चीज मैं एक पक्ष और रखना चाहूंगा। जी जी प्लीज। देखिए हाँ, ईरानी के जो मामलों के जानकार भाई हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही, पर मेरा एक संदेह और पैदा हो रहा है कि इस टाइम चूंकि ये अनिश्चितता इतनी ज्यादा उभर गई है, ट्रंप साहब लगातार पैंतरे बदलेंगे अपने, और देखो ऑपरेशन में होता है, डायनेमिक्स इन्वॉल्व होते हैं, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी बदले जाते हैं और अपना पोस्टर भी बदला जाता है। मुझे ये लगता है कि इस टाइम ये ट्रंप साहब को ये लग गया है कि ईरान को इकोनॉमिकली एनसर्किल किया जाए। इकोनॉमिकली वीक आप 2 दिन में नहीं कर सकते। अगर आपको घेराबंदी करनी है इकोनॉमिकली, तो आपको महीनों महीनों कई कई महीने लग जाते हैं, तब जाके किसी कंट्री को आप इकोनॉमिकली थोड़ा झटका दे पाते हो। और उस स्थिति के अंदर मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ये महसूस कर रहे होंगे कि वो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होगी जब ईरान आकर हमसे और बात करेगा। ये बात तो नहीं, कुछ सिम्टम्स तो नजर आते हैं। ईरान अभी पिछले 15-20 दिन पहले कह रहा था कि हम किसी भी कीमत पर बात नहीं करने वाले, हम टॉकिंग टेबल पर नहीं जाने वाले, लेकिन पिछले 3-4 दिनों की जो घटनाक्रम हुआ, ईरान बातचीत करने भी गया, तो ये कुछ संदेश मिलते हैं कि देखिए कुछ बातें तो चल रही हैं, और जो बैकडोर चैनल से बातें चलती है वो सामने नहीं आया करती। वो तब आती है जब उनमें कुछ कंक्रीट काम हो जाता है और बेसिकली समझौते की स्थिति के करीब पहुंच जाते हैं। अभी हाँ, एक चीज और बताता हूं, जो बाकी कंट्री जो अफेक्टेड है, देखिए रीअलाइनमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज तो चल रहा है, चलेगा भी, क्योंकि पता नहीं कब फिर क्या बवाल हो जाए, और इस स्थिति में कोई भी कंट्री अपने आप को एनर्जी डिप्रीवेशन में नहीं लाना चाहेगा। और सर वो तो सब आगे बढ़ने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं, दुनिया इस बात को लेकर नाराज भी है। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन का भी इस चीज को समझना चाह रही हूं। मोहम्मद अमीन साहब, एक बड़ी विकट परिस्थिति इस दौरान अभी यूएस में नजर आ रही है, खासतौर से अगर बात की जाए पोप लियो की, तो डोनाल्ड ट्रंप का उनके प्रति जो रवैया, उनके जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पोप को एक तरह से वीक ऑन क्राइम और टेरिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी के तौर पर कहा है, लिबरल और रेडिकल लेफ्ट का सपोर्टर तक बता दिया गया है। ये अब पोप लियो को फॉलो करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन में नहीं आ रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरफ मिड टर्म इलेक्शंस या उसके पहले अभी हंगरी इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स है वो ट्रेलर है बहुत बड़े, फिर भी उनकी बुद्धि में ये बात जा ही नहीं रही, ऐसा क्यों? नैना जी, जहाँ तक सवाल है ट्रंप साहब का, आपने देखा होगा कि ट्रंप साहब कभी जहाज में कुछ बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के कुछ बोलते हैं, ओवल ऑफिस में कुछ बोलते हैं, व्हाइट हाउस से कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हमने ईरान को जीत लिया है। आज बताइए, ईरान को 6 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, 7वां हफ्ता लग गया है, और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या वो कर पाए। अभी तक कुछ नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने अपने 15 पॉइंट्स भेजे थे और 5 पॉइंट सिर्फ ईरान ने भेजे थे। उन 5 पॉइंटों के ऊपर इनका आज तक कोई समझौता नहीं हो पाया, जबकि इन्होंने अपना पूरा डेलीगेशन अमेरिका से भेजा वाइस प्रेसिडेंट के साथ में और कहा कि ये मामला हल हो जाए। ये चाहते हैं हल हो जाए, क्यों? जब ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। आप देखिए, अपने देश के अंदर ही नहीं, विदेशों से भी इनकी साथ गिर चुकी है, चाहे वो नाटो देश हो। उन्होंने साफ कह दिया इनको और आर्टिकल का हवाला दिया। नाटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे देशों पे जो हमला करेगा उसको हम हमला करेंगे, लेकिन अगर आप गए हैं हमला करने के लिए तो ये आपका अपना अलग डिसीजन है, इसमें हम नाटो देश साथ नहीं देंगे। इसके लिए उन्हें बहुत बुरी बुरी बातें कही, जो कि अपशब्द भी कहे नाटो के लिए, और कोशिश की एक आज हम निकल जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाएंगे। लेकिन उधर आप देखिए कि इसके साथ ही वो आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज में भी इनका बहुत ही ज्यादा जो भयावह पोस्ट था कि हम आपको गार्ड करेंगे, उनके भी बेसेस ईरान ने उड़ा दिए, तो वहां से भी ये खोखले हो गए खाड़ी देशों से। उसके बाद आप देखेंगे वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और नाटो देश तो वही है, यूके है, फ्रांस है। ये सब क्या दर्शाता है? इन्होंने पहले कोशिश की थी कि यही इसी हार्मोन्स स्टेट के खोलने के लिए कि अपने चाहता कि नेवल शिप भेजे जाएं, लेकिन सबने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, हम नेवल शिप नहीं भेजेंगे, और ये इनकी मुंह की हार खानी पड़ी। इसके बाद ये पीछे हटे हैं। अब आप देखिए इनकी स्थिति, इससे पहले ही जब लड़ाई चली रही थी, उसी समय स्टॉप वार होने से पहले ही आपने देखा होगा इनके देश के अंदर 3000 इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे भी प्रदर्शन हुए इनके खिलाफ है। और किस तरीके से हुआ, इसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि अब वो रिलीजियसली भी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो पोप हैं वो कैथोलिक हैं, अभी जो बता रहे थे कैथोलिक पोप हैं, और वो यूएस के माने जाने हैं,
उनकी कितनी मान्यता है, लोग कितना उनको पूछते हैं। रीजन क्या है, ये इजराइल के इफेक्ट में आ चुके हैं और इजराइल के इफेक्ट में आने के बाद ये अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने ही फोन करके कहा जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद से समझौता हो रहा था कि इसको नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसकी लेबनान से लड़ाई चल रही है और कहा कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू को इलेक्शन लड़ना है तो परेशान है वो। उन्होंने हमारे यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना ग्रेटर इजराइल का एक मैप भी दिखलाया था जो प्रपोज है उनका, जिसके अंदर इजराइल तो है ही और आप साथ में लेकिन लेबनान है, सीरिया है, इवन जॉर्डन तक वो पहुंच गए। कुछ पार्ट इन्होंने ईरान का भी लेने की बात की। आज तो मैं आपको बताऊं कि 2.5 साल से ये अपने ही ग्राउंड पे लड़ रहे हैं हमास के साथ में। और कौन लोग हैं? हमास, हूती और ये जितने भी हैं, हिजबुल्लाह, ये कौन है? ये प्रॉक्सी वॉर हैं करने वाले, ये ईरान के सपोर्ट से। तो जब उनके चेलों से नहीं है जीत पाए इजराइल, सर, लेकिन बात ये है कि ये तो लड़ाई, ये तो जंग बहुत पुरानी है ना। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बताते चलते हैं। इस पूरे युद्ध को लेकर कई बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। अब यूएस ईरान तनाव के बीच में रूस की तरफ से बड़ी धमकी है। जी हाँ, रूस ने बड़ी धमकी दी है। तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी आशंका रूस की तरफ से एक तरह से जताई गई है। पुतिन के सहयोगी हैं सोलोवियोव, उनकी तरफ से धमकी आई है। अब ईरान परमाणु हथियार जरूर बनाएगा, ये सोलोवियोव की तरफ से कहा जा रहा है। अब आप ये मान के चलिए, जिस तरह से ये बड़ा बयान आया है, तीसरे विश्व युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध से बड़ा खतरा तो परमाणु हथियारों को लेकर जो बड़ी चिंता जाहिर की गई है। आलोक जी से मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ इस बात का। आलोक साहे जी, ये तो वही बात हो गई कि ईरान को जिस चीज से दूर करने की बात की जा रही थी, अब उसे युद्ध में झोंक कर उसको उसी के लिए और भी ज्यादा उसके लिए खुला रास्ता बना दिया है। रूस के इस पूरे बयान को लेकर या इस आशंका को लेकर क्या कहा जाए? नैना जी देखिए, रूस और चीन धीरे धीरे, आप देखिए धीरे धीरे वो ज्यादा मुखर हो रहे हैं ईरान को समर्थन देने में। पहले तो गुपचुप तरीके से समर्थन दे रहे थे, सैटेलाइट पिक्चर्स और लोकेशंस और आर्म्स एंड एमुनिशन, बट अब इनके बयान थोड़े तीखे हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी अब अपना तीखा रुख अख्तियार करने जा रहा है, ऐसी संभावना है, क्योंकि वार्ता टूट गई है। और ये जो ब्लॉकेज की जो डिसीजन है, इससे ईरान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा, ये रूस भी जानता है। तो रूस का और चीन का जो ईरान से संबंध है वो फ्लाइट्स के अलावा शिप के और मैरिटाइम एरिया से ही है। वो अगर बंद होगा तो स्वाभाविक है कि चीन और रूस काफी तीखे रूप से बौखलाएंगे, और ये भविष्य में विश्व शांति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर सुपर पावर्स इसमें सीधे तौर पर उलझेंगे तो विश्व युद्ध की घंटी बजती नजर आ सकती है। जी हाँ, देखिए ये तो बड़े खतरे की घंटी है, और वही बात है, जिस चीज का डर था वही होता हुआ नजर आता है। एसके मलिक जी, जो एक बड़ी बात है, क्या अब नया वर्ल्ड ऑर्डर भी क्रिएट हो रहा है? क्या इस बात को लेकर आप सहमत हैं, जिस रूप में अभी अब ईरान मजबूरी में, या फिर ये कहा जाए इसी आड़ में ही अपने मंसूबों को अंजाम दे दे? नैना जी देखिए, मुझे नहीं लगता रशिया इससे ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा। रशिया की भी अपने पास अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्ट्रांग नहीं है, एक्सेप्ट उसके मैन्युफैक्चरिंग जो हथियार चल रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बदस्तूर जारी है, क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो एक तरह से वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। चाइना नहीं ये बेवकूफी करेगा कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होएगा, कभी नहीं होगा। चाइना बहुत होशियार कंट्री है। चाइना दूर दूर से यानी इंटेलिजेंस और आपको सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट असिस्टेंस, इसके अलावा हथियारों का भी असिस्टेंस देगा, मिसाइल का भी देगा, टेक्नोलॉजी का भी देगा, लेकिन एक्टिवली ना तो अपने रिसोर्स को कमिट करेगा, ना ही अपने सोल्जरों को कमिट करेगा, और ना ही इस तरह से कन्फ्रंटेशन में आएगा। चाइना आज वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है, वो अपने को बर्बाद करने की नहीं सोचेगा, और चाइना का इतिहास है वो कभी भी नहीं आया है, हमेशा अपने आप को उसने अपने हितों को बचा के चला है। आज एनर्जी के सोर्सेस के बहुत बड़ी क्वांटम यहां से जाता था, फारस की खाड़ी से, यहां से हॉर्मुज के स्टेट से, लेकिन आज वो भी अपना करेगा, रास्ता निकाल लेगा, लेकिन वो एक्टिवली बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन सर, चाइना की यही तो इक्वालिटी होती है ना, कि वो ऐसे अपना काम निकाल ले कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, अपना काम आराम से बना ले। नैना जी, अगले मई के अंदर ट्रंप साहब उधर ही जा रहे हैं, और आप देखिएगा हर घंटे कैसे ट्वीट चेंज होते हैं।
अच्छा। और उनके जी अभी प्लान है ना उनकी विजिट, बहुत शॉर्टली प्लान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक चीज देखिए, पूरे हर देश अपने हितों को प्रोटेक्ट करता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हालांकि मैं तो एक नागरिक मात्र हूं, ईरान तो बहुत बड़ा नेशन है, मैं कहता हूं ईरान किसी के बहकावे में ना आए, अपने को बर्बाद ना करवाए। अमेरिका भले इसकी लैंड पे कब्जा ना करे, लेकिन नुकसान जरूर कर जाएगा, क्योंकि उसके पास माइट है, शक्ति है, पावर है उसके पास, वो नुकसान कर जाएगा। अमेरिका की जीत इसमें नहीं है कि वो वहां पे जीत के बैठ कर वहां पे लैंड ऑक्युपाई करे। अमेरिका की जीत किसी देश को बर्बाद करने में हो जाती है, क्योंकि फिर वो देश अगर ईरान के अंदर उसने लार्ज स्केल पे नुकसान कर दिया, तो ईरान को दशकों लग जाएंगे अपनी चीजों को वापस ट्रैक पे लाने पे। यही अमेरिका की जीत है। और उसके साथ साथ वो अपने खाड़ी के जो मित्र देश है, जो जीसीसी कंट्रीज है, उन पर फोकस करेगा, उनको और हथियार बेचेगा। आज खाड़ी के जीसीसी कंट्रीज ये कहते, उनके अंदर ये फीलिंग है, और फीलिंग की सही बात है कि अमेरिका ने गारंटी दी थी, अमेरिका रक्षा नहीं कर पाया, तो अमेरिका भी उनको फीलिंग देगा कि आप भी कुछ अपने लेवल पे अपना रक्षा बढ़ाइए और हमसे हथियार खरीदिए। तो हो गया क्या, अमेरिका की तो पोब आ रहा चारों तरफ से यही है। तो आप ये मत समझिए कि अमेरिका बिना दिमाग के खेल रहा है। लास्ट पॉइंट, अमेरिका में ट्रंप साहब इस टाइम इलेक्शन उनके बहुत दूर नहीं है, अगर वो यहां से कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी हार तो निश्चित है। तो लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि मैं ये जी मैं ऑब्जेक्टिव से आके पीछे ये सोचता हूं कि यहां से इस खित्ते से इस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेके जाना चाहेंगे, जिसको वो अपने कंट्री में परोस सके। जी और अब तो दबाव मुझे लग रहा है और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हंगरी का इलेक्शन तो एक बहुत बड़ी पिक्चर उनको एक तरह से दिखा ही चुका है, और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले वक्त में हो जाएंगे। क्या एमर मस्तिकान जी, हंगरी के रिजल्ट्स क्या इन परिस्थितियों का ही नतीजा है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या इन नतीजों से थोड़ा बहुत कुछ सोच भी रहे हैं? और वही बात जो एसके मलिक जी कह रहे हैं कि भाई अब तो एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन में है, कि मिडिल ईस्ट से कुछ ना कुछ लेकर जाना है, कम से कम फेस सेविंग हो जाए। ये देखे, यहाँ पर एक बात ये निकली है कि मिड टर्म इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं इसी साल, इसमें इनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान का चांसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके जो खास अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जिनमें के वो ज्यादातर वो लोग हैं जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट कहलाते हैं, जो गोरों की बालदस्ती चाहते हैं अमेरिकन सोसाइटी पे, वही उनके खास सपोर्टर थे। वही कह रहे हैं, उनमें से एक जो है यंग साहब, उनको जरा सा देखें, उनका नाम निक फुएंटेज है, निक फुएंटेज जो है उनके खास यंग गोरा है, वो उसकी जाके आप बात सुन रहे, उन्होंने तो ओपनली कहा है, वो ट्रंप के करीब थे, उन्होंने अब कहा है लोगों से कि मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को वोट दें। तो ये जो है, ये पब्लिक फिगर है, इनकी खासे इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, ये लोग ये कहने लगे हैं। लेकिन अहमद मस्तिकान जी, एक और बात ये हो जाती है, क्या मिड टर्म इलेक्शन तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंच पाएंगे? क्योंकि महाभियोग की चर्चा है, जो यूएस के आर्टिकल 28 की बात कही जा रही थी संविधान की, उसकी चर्चा है। क्या मिड टर्म इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप को इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्या? मैं अर्ज कर रहा था कि पार्टियों की इलेक्शन होगी ना जी, शायद ये चले जाए उससे पहले ही। अच्छा। जिस तरीके से इनके हरकत और सकनात हैं, जिस किस्म से ये बातें कर रहे हैं, कल के दिन आपने देखा कि ये किसकी तारीफें कर रहे थे। कल के दिन ये जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे थे, और पोप लियो बेचारे को उसके पीछे लगे हुए थे। यानी ये कहा कि ये कौन सा अहमक ये काम करेगा कि आपने एक जानिब जाके जो शिया हजरात के लिए पोप जैसी शख्सियत थे, उनको बिला जवाज जाके आपने शहीद कर दिया, यानी फिजिकली शहीद किया। दूसरी तरफ जो ईसाइयों के पोप हैं, उसको आप तजलील कर रहे हैं। और तीसरी जानिब जो आप अपने ही जो चेले हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और आप देखा उनके जो ट्वीट में, पहले उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिया, बाद में शहबाज शरीफ का। यानी एक हद होता है घटियापन का। और ये तो मुझे अब 100% यकीन है कि जेडी वॉन्स तो इस वक्त बिल्कुल इससे नाराज होंगे, हद से ज्यादा। वो तो मेरे ख्याल में अगर उनको मौका मिले तो इनको वो पिटाई भी शायद कर लें, लेकिन
ये चले जाएंगे, इसके जो आसार नहीं ठीक है। मैं आपसे एक अब अर्ज हालांकि करूं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो जानू इजराइल के से रिलेटेड इस समय की एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को जल्दी बता देती हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी बात हुई जेडी वेंस से, यानी कि अमेरिका से बात की है। यूएस का नौसैनिक घेराबंदी का फैसला पूरी तरह से सही है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हैं और जल्द ही ये सीज फायर जो कि 14 दिनों का हुआ था वो कभी भी खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा होता है सैयद अली अदनान साहब, तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक नहीं हुआ, अब ईरान की चौतरफा बड़े स्तर पर घेराबंदी हो जाएगी, इजरायली हमले और बढ़ जाएंगे। जी नैना जी, मैं ये बात पहले स्पष्ट कर दूं कि जो भी अभी तक बयानात बात हुए हैं ट्रम्प के बारे में, जो धार्मिक गुरु के खिलाफ जो बातें होती हैं, ये क्लियर बताता है कि ट्रम्प साहब जो है एक एप्स्टीन गैंग वाले हैं और वो अधर्मी इस तरह के हैं कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु का वो एहतराम नहीं करना समझते हैं। जहां तक बात है एक चूंकि सवाल आ चुका था परमाणु हथियार की, तो मैं आपके लिए, आपके दर्शक के लिए क्लियर कर दूं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के हक में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका उन्हें परमाणु हथियार बनाना नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान बनाना ही नहीं चाहता है। उसकी वो जो धार्मिक वजह है। दूसरा एक बहुत प्यारा जुमला था आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हुए उनका, कि हमें परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परमाणु हथियार हमारी जनता है, जो कि 40 दिन में इस जनता ने साबित कर दिया कि वाकई में किस तरह से परमाणु हथियार है। तीसरी और आखिरी बात जो आपने सवाल किया, असल में देखिए वजह क्या है। वजह यह है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग तमाम हो, ये जंग चलती रहे। क्यों? क्योंकि आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी है, जो कि 2024 में जारी था और मंडे से इसकी जो है हायरिंग शुरू होने वाली थी और ये सीज फायर की बात शुरू होने वाली होती है। तो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं पता है कि जंग के खात्मे का मतलब ये है कि मैं जेल में जाऊंगा या मेरी सरकार टूटेगी। जंग चलती रहने में नेतन्याहू का फायदा है, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर ये जंग चलती रहेगी तो नेतन्याहू का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ईरान का क्या नुकसान है? उससे बड़ा नुकसान अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के 13 बेसेस जो मिडिल ईस्ट में तबाह हो चुके हैं, 40,000 जो सोल्जर इन्होंने ह्यूमन शील्ड बना लिया है, इन सब के परिजन और अमेरिका में रहने वाले लोग परेशान है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ईरान ने अमेरिका को दो राह पर लाके खड़ा कर दिया है। पहला रास्ता ये है कि तुम अपनी इज्जत बचा के सीज फायर करके हट जाओ, दूसरा रास्ता ये है कि तुम इस्राइल की गुलामी कबूल करो और जंग में फंसे रहो। और हमें लगता है कि अनकरीब हम लोग ये डिबेट करेंगे आकर इस मुकाम पर कि नेतन्याहू यानी अमेरिका और इस्राइल के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला नजर आएगा और अमेरिका इस्राइल को छोड़ के इस जंग से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इस पर मैं मलिक साहब का रिएक्शन लूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। आ रही हूँ मलिक सर दोबारा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि मिडिल ईस्ट की इस पूरे तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पोप के बीच की जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। पोपियो ने अब ईरान युद्ध पर चिंता जताई है। आपको बताते चले लगातार यहाँ पर अब जुबानी जंग बढ़ती हुई नजर आती है। पोपियो ने ईरान युद्ध पर चिंता जताते हुए स्पष्ट डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से आलोचना कर दी है। मैं ट्रंप से डरने वाला नहीं हूं। पोप की आलोचना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल पलटवार किया था। अपराध रोकने में नाकाम रहे हैं पोपियो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। बाकायदा एक एआई तस्वीर भी जारी करते हुए उनका मजाक बनाया था। एसके मलिक सर, आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे जी। नैना जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए सिचुएशन का ना थोड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस ज्यादा अच्छा रहता है। ईमानदारी के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, कोई फायदे में हो सकता है, कोई नुकसान में हो सकता है, किसी का डैमेज ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। देखिए एक चीज समझिए बात को, इस टाइम जो ये सीज फायर है, कि सीज फायर है ही नहीं, एक सुंदर सा नाम दिया गया है वर्ल्ड फोरम में, ये एक टैक्टिकल पॉज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इस टाइम आप ये समझिए पिछले 42 दिन से जो कहानी यहां तक पहुंची है, क्या ट्रंप साहब यहां से सीज फायर करके निकलना चाहेंगे इस स्थिति में? किस मुंह से वो वापस जाएंगे? मैं उनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके साथ टेक अवे क्या होंगे। क्या आज वो अपने 10 के 10 जो मित्र देश हैं, जो खाड़ी में जीसीसी 7 कंट्रीज है, उनको फंसा कर चला जाएंगे? वो तो साफ साफ कहते हैं कि अगर आप इस स्थिति में छोड़ के चले गए तो ईरान हमको जीने नहीं देगा। उनका कहना ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है। इसके साथ साथ उनकी तो आज
इकोनॉमिक्स की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। वो अपना ये नहीं है कि वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं। अरे जहाज तो तब गुजरेंगे जब वो भरे जाएंगे, और जब वो भरे जाएंगे जब वहां पे प्रोडक्शन होगा। आपने यानी ईरान की मिसाइल्स ने वहां पे इतना नुकसान किया है कि उनकी प्रोडक्शन आउटपुट करने की फैसिलिटी बहुत ज्यादा बाधित हुई है। और लोग जो इसके एनर्जी के जानकार लोग हैं, एनर्जी के एक्सपर्ट लोग हैं, कहते हैं कि आज यहां पे युद्ध रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए, तब भी उन एनर्जी के रिसोर्सेज को यानी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को आज इससे नहीं बर्बादी से पहले तक लेवल पर लाने में कई साल लग जाएंगे। तो आप ये समझिए सऊदी अरब से लेके यूएई से लेके, और यूएई को देखिए दुनिया का सबसे सेफ बिजनेस हब, डेस्टिनेशन, हेवन माना जा रहा था। आज दुबई की हालत क्या हो गई है? कितने लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, रियल एस्टेट में कितना फर्क पड़ गया है। देखिए आप ये समझिए बड़े लंबे रिपरकशन है इनकी। तो क्या ट्रंप अपने देशों को, अपने मित्र देशों को छोड़कर क्या वहां से निकलना चाहेंगे और जिंदगी भर के लिए एक कायर का दाग लेकर जाना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, मेरा एनालिसिस है ये, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रंप अच्छा है या बुरा है। मेरा ये कहना है कि जहां पे ये ऑपरेशन पहुंचा हुआ है उस पर हम रियलिस्टिक होने की जरूरत है। और रही बात इजराइल की, इजराइल एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते इस ऑपरेशन से। वो हाँ किसी न किसी रूप में वो इंटीग्रल पार्ट है इस ऑपरेशन का। जी जी आलोक साहे जी भी कुछ कह रहे हैं, सैयद जी भी। जी आलोक साहे जी। जी नैना जी, मैं सभी से ये पूछना चाहता हूं कि बात किस चीज पर टूटी है, ये इस बात को अच्छी तरह समझिए। मैं सैयद अली साहब से भी बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपने बोला था कि आपके जो पैसे बाहर में जितने सीज कर रखे हैं उसको वो छोड़ें, उसके लिए अमेरिका तैयार हो गया था। इसके लिए साफ खबरें आ गई थी प्रेस में कि आपका सारा पैसा वो रिलीज कर देगा। आपके ऊपर जो सैंक्शन लगा है उसको भी उठाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया था। ठीक है, आपका दूसरा जो डिमांड था, अब अमेरिका का क्या डिमांड था कि मैं आपके पे ऊपर सैंक्शन हटा देता हूं, आपके सारे पैसे वापस कर देता हूं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए और यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको किसी भी थर्ड कंट्री या तो फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को आप सौंप दीजिए। तो आप तो अभी कुछ ही दिन पहले आप खुद तैयार थे कि आप ये संवर्धित यूरेनियम जो है वो इंटरनेशनल बॉडी को सौंपने को तैयार थे। तो बात तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर की है। तो अगर हम ऐसे मौके पर, अगर यही हालात हैं वार्ता में, शांति वार्ता में, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है अगर वार्ता टूट गई तो? कौन? यहां तक की बात हुई कि भाई आप प्रॉक्सी संगठनों को, आप इजराइल को रोकिए कि वो हिजबुल्लाह पर आक्रमण बंद करे। तुरंत प्रेस में आ गया, टीवी चैनल्स पे आ गया कि ट्रंप ने बात किया, नेतन्याहू से दबाव डाला और वहां के लोगों ने बोला कि चलिए हम इसको भी रुकवा देंगे, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार हैं। आप उस पर तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर कोई इंटरनेशनल मैरिटाइम रूट है उसको आप अगर खोलने को तैयार नहीं है, आप बताइए ना कि कौन सी चीज थी अमेरिका की जो आपको ऑब्जेक्शनेबल लगी है। आप पहले से ही संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार थे, वो आप अगर दे देते हैं, लेकिन क्या उसके लिए सहमति भी बनेगी? यही बात शायद कुछ जी सैयद जी भी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अमीन साहब का रुख कर रही हूँ। जी बस मैं जो है आलोक साहे जी का बड़े ही अदब से जवाब देना चाहूंगा कि आलोक साहे जी आप ये गौर करें कि ईरान जो है अपनी शर्तों पर गया था, ना कि जो है ईरान अमेरिका की। जब उसने 10 पॉइंट अपने अमेरिका को दिए और ट्रंप ने ट्वीट किया कि आपके इन 10 पॉइंट पे बात करने के लिए हम राजी हैं, तो ईरान पाकिस्तान गया था। उन 10 पॉइंट में ये तमाम तर शर्तें थी। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है सर, तो आप देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था, वो बंद नहीं था। ये अमेरिका की तानाशाही की वजह से बंद हुआ। ईरान नहीं चाहेगा कि जो है वो उसे खोल के फिर अपने आप को कमजोर कर ले। दूसरी बात में जवाब दे दूं कि ये सवाल नहीं है कि यूरेनियम इनरिचमेंट को जो है बिल्कुल ईरान जो है जीरो कर देगा। ईरान का सवाल ये कि आप आके हमसे ये बात कीजिए कि यूरेनियम इनरिचमेंट उसका अधिकार है कि नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का अधिकार है। अब उसको कितना परसेंट करना है, कितना परसेंट नहीं करना है, ईरान की आपको लेकिन सैयद जी अगर सब इतना होता तो पूरी दुनिया को आपत्ति क्यों होती? लेकिन मोहम्मद अमीन जी अच्छा मोहम्मद अमीन जी शायद चले गए। मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन कहाँ है, ऑब्जेक्शन कहाँ है, आप उनको लाइए। अदनान साहब देखिए, ऑब्जेक्शन ये है कि आप 60% जब यूरेनियम का ये एनरिचमेंट करते हैं तो वो पीसफुल पर्पस के लिए नहीं होता है। पीसफुल पर्पस के लिए 3 से 5% संवर्धित यूरेनियम काफी होता है। तो पूरे विश्व आपने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ 60% आपने किया है, नेगोशिएशन में आपने एक्सेप्ट किया है। तो आप बॉम्ब बनाना चाहते हैं और आप तो इस पर राजी थे पहले, फिर आपने तैयार हुए थे पिछले जो इसके पहले।
बम बनाने के लिए 90% जरूरी होता है, 60 अच्छा चलिए तो ये मान भी लेते हैं 60% जो है खतरनाक है, तो आप इस पे बात कीजिए कि हम उससे कम कर देंगे। अमेरिका की डिमांड ये है कि ईरान अपना यूरेनियम एनर्जी जीरो करे और सबको सिपुर्द दे, दूसरे कंट्री को दे। जीरो करना ये कौन, यानी हम दूसरा मुल्क आके मुझसे मैं जीरो करूं या फुल करूं? सैयद अली साहब देखिए, इस पर सहमति नहीं है। आप 3 से 5% ही संवर्धित यूरेनियम में पीसफुल जो है पावर प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं। और अगर आप इसके लिए आपका देश अगर खुलेआम घोषणा करे, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है ना कि जो तलखी हुई है वो ऐसे पॉइंट पर हुई है जो बिल्कुल नाजायज है और ये इलॉजिकल लगता है। आपने पहले ही स्वीकार किया था कि आप बम नहीं बनाना चाहते हैं। आपने पहले के नेगोशिएशन में स्वीकार किया था कि हम संवर्धित यूरेनियम जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को दे देंगे। और सिर्फ बात अब फंस रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से तो आपको भी फायदा है ना, आपको भी फायदा है। वो तो खुला हुआ था, वो बंद कब था? वो तो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन सैयद अली अदनान जी, दरअसल बात ये ना कि दरअसल नाराजगी तो इसी बात को लेकर है कि अगर आप सीमित संसाधनों के साथ में अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो ठीक है, फिर आपको मॉनिटरिंग भी नहीं चाहिए। आप ये चाहते भी नहीं है कि किसी का हस्तक्षेप हो, आप ये भी नहीं चाहते कि किसी की मॉनिटरिंग हो। ये अपने आप में बड़ी बात। आ रही हूँ मसी खान जी, यहाँ पे मलिक सर भी कुछ कह रहे थे, आ रही हूँ। जी मैंने दो क्विक पॉइंट एक्चुअली एक पॉइंट जो कुछ लोग जानते हैं, शायद सब लोग नहीं जानते। देखिए, जो पिछली बार जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी ईरान के साथ एटॉमिक मामलों पे, देखिए मैं एक चीज बता देता हूं। वो ये बात हुई थी कि ईरान ने उसमें एक क्लॉज डलवाया था कि जब भी आप इंस्पेक्शन करना चाहो आप हमें 22 या 23 दिन का आप एडवांस वार्निंग टाइम देंगे। देखिए, ये टाइम काफी होता है जो डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे ही एटॉमिक एनर्जी का की टीम आती है, ये आपके लिए काफी वक्त है कि उस यूरेनियम को आप लेफ्ट राइट कर सके। मैं ये नहीं कहता कि ईरान का अधिकार, वो एक अपने आप अलग पॉइंट है। बात आ रही है कि जो संवर्धित जो एनरिच यूरेनियम है, पहली बात तो एनरिच यूरेनियम 3%, 5% भी ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि जो एनर्जी क्रिएट करने के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको 3% का यूरेनियम एनरिच काफी होता है। और बल्कि उसके अंदर से एनर्जी चल रही है। आप बुशहर देखिए, रशिया के अंदर जो आपका पावर प्लांट चल रहा है, उसके अंदर 3% का यूरेनियम यूज हो रहा है, एनरिच यूरेनियम यूज हो रहा है, और उसके अंदर से पूरी जितनी डिजाइन कैपेसिटी है वो पावर जनरेट हो रही है। अभी बात ये हो रही है कि एक तो ये इशू था कि आपने समय से पहले ही वहां पे कंडीशन को हार्ड कर दिया, अपना स्टैंड को हार्ड कर दिया। दूसरी बात मैं आता हूं कि जो बता रहे थे मेरे ईरानी जानकार के भाई साहब कि आप हॉर्मुज खुला है, कहने को खुला है, कंडीशनल खुला है। पिछले 42 दिन के अंदर कितने, जहां वहां पर एक दिन 140 से लेके 160 शिपमेंट के करीब वहां से गुजरा करते थे, कितने गुजरे हैं? मुश्किल से 100 भी नहीं गुजरे हैं, यानी 42 दिन के अंदर। तो आप ये समझिए कि कहने को अच्छा है, कॉस्मेटिक भाषा अच्छी है कि खुला है, लेकिन खुला नहीं है। आप हर कंडीशन के तहत, कल ये पाकिस्तान में तो 2 लौटा दिया गया आज, तो ये इसको खुला नहीं कहते, भाषा के लिए जरूर खुला होगा, लेकिन जो फ्री ट्रेड हुआ करता था, जो पेट्रोल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुली हुई थी, वो नहीं है वहां पर। ये कहने के लिए अच्छी बात है। और अभी ईरान ने फिर एक उस पर कंडीशन लगाई हुई थी कि एक दिन में 15 से ज्यादा शिपमेंट नहीं जाएंगे, तो ये कंडीशन क्यों लगाई? जी, ये सब चीजें मैं आपके हाईलाइट करना चाह रहा था। मैं यही जवाब मैंने इसके पहले भी कहा, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इस वक्त खुला हुआ है। मैंने कहा था कि 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था। अमेरिका के नाजायज हमले के बाद ईरान ने ये देखा कि भाई दुखती रग जो है वो इस वक्त हमारे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसीलिए उसने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। और साफ साफ उसने शुरू में 3 मुल्क का ही नाम लिया था कि अमेरिका, इस्राइल और यूरोपीय ममालिक वाली कश्तियां यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने हम पर जान थोपी है। और दूसरी आखिरी बात, इस बात पे कुछ रिएक्ट करें अमर मसी खान साहब। ये देखें, एक बात मैं कहूँ कि इनके जो अभी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर थे, जो इन्होंने अपने ये जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई और गैर ज़रूरी तौर पर जाके ईरान पे हमला किया, उस पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जैसे कि आपको मालूम है जो कैंट ने। तो जो कैंट का कहना ये है कि भाई ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार ना हो, लेकिन दूसरी जानिब देखें, एक जो सैहोनी लॉबी है उनका ये कहना है कि ज़ीरो इनरिचमेंट। तो जो कैंट का कहना ये था कि आप जब ज़ीरो इनरिचमेंट की बात करते हैं, ये गलत है। ज़ीरो इनरिचमेंट तो ये तो नहीं हो सकता है। हर मुल्क को इनरिचमेंट का हक हासिल है। हाँ, हथियार बनाना वो अलग चीज है, इनरिचमेंट अलग चीज है। ये दोनों चीज को गड़बड़ ना करे, ये जो कैंट का कहना है।
दूसरी जानिब नैना जी, मैं आपसे एक अर्ज करूं। जी जी। देखें, आपको भी इल्म है, हमें भी इल्म है, हर एक धर्म के लोगों में 5% लोग इंतहाई ज्यादा चर्या किस्म के होते हैं, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल वो मरने मिटने पे तैयार होते हैं। अगर आप मुसलमानों का नंबर देखें तो तकरीबन 200 मिलियन लोग इस टाइम पे मौजूद है जो अपनी जान जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमें पता है, हमें इसके फिलॉसफी का इल्म है, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार ही इस धर्म को फॉलो करते हैं, मुझे मालूम है। तो भाई, आप ये परमाणु बम की बात कर रहे हैं, ये 200 मिलियन मुसलमानों को ये 7 मिलियन जो सहयोनी है वो बार बार तकलीफ दे जा रहे हैं, तो खुद परमाणु बम है। इनको आप कब तक रोकेंगे? मेरा तो ये कहना है। शुक्रिया। अच्छा, देखिए, बिल्कुल यही तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। लेकिन आशीष साहे जी शायद कुछ कह रहे थे। जी जी, आशीष जी शायद इस बात से सहमत नहीं है। माफ कीजिएगा, आलोक साहे जी। जी जी, माफ के साथ सर, आलोक साहे जी। और एक और करेक्शन, आई एम नॉट ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर। मैं आपके चैनल पे रोज आता हूँ। कमांडर आलोक, वो ग्रुप कैप्टन आशीष साहा है, मैं विंग कमांडर आलोक साहा। माफी चाहती हूँ सर, अपडेट करवाती हूँ। जी जी जी। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि एक दूसरे को हम लोग मैं तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित हूं कि ईरान इस समय क्या सोच रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ईरान अभी एक वर्ल्ड पावर बन के उभर के सामने आ सकता था। आपके सारे सैंक्शंस खत्म हो जाते, तेल जो है सुचारू रूप से चलने लगता, आपको संवर्धित यूरेनियम का पीसफुल यूज करने से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। कोई देश अगर थोड़ा, ठीक है, आपने तमाचा भी मार लिया अमेरिका को तमाचा पड़ गया, अमेरिका जिस तरह से तबाह हुआ है, तो ईरान को खड़ा करने के लिए फिर से अच्छा होता है कि इस समय हम वापस सभी बातों पर एग्री कर जाते हैं। सिर्फ वो एक ही बात तो कह रहा है, एक्स्ट्रा एक ही बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, और नैतिकता के आधार पर ये सही पॉइंट है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट को नहीं रोक सकते। कल मान लीजिए हिंदुस्तान वहां अंडमान निकोबार पे है, वो कहे स्टेट ऑफ मलक्का को मैं यहां से जहाजों को नहीं जाने दूंगा, मेरे को $2 लाख दो हर जहाज पे, तब क्या होगा? वहां से 30% ऑयल पूरे दुनिया का निकलता है। कल तो हर एक के स्टेट से अगल बगल के देश जो है वो अपना जहाज लेकर के खड़े हो जाएंगे और पैसे लगेंगे वसूलने, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर खराब हो जाएगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम की कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ इंटरनेशनल इसके रेमिफिकेशंस होते हैं। आप इस बात को समझें। हाँ, आपकी बातों को जायज तरीके से अगर कोई नहीं माने, आपके सारे सैंक्शंस हटा दे, आपके पैसे वापस करे जितने भी सीज हुए हैं, और संवर्धित यूरेनियम का एक मिल करके भी रास्ता निकाला जा सकता है कि ठीक है, आप इंटरनेशनल एजेंसीज को, उनके इंस्पेक्टर्स को फ्री एक्सेस देने को तैयार हैं, उस पर भी बात किया जाएगा कि भाई ठीक है, यूरेनियम आप ही के पास रहे और मैं फ्री एक्सेस देने को तैयार हूं। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के, वो हमारे यहाँ आकर के देखते रहे। तो ये मतलब कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जो सुलझाया नहीं जा सकता था। मुझे आश्चर्य हो रहा है। अदनान साहब, अब आप बताएं। मैं बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा नैना जी, अपनी जवाब क्लियर करूंगा कि आलोक सर, आप पिछले 47 साल से वाकिफ नहीं है ईरान की स्ट्रेटेजी से। 47 साल से ईरान ने यही किया है। IAEA का 75% एनरोलमेंट ईरान के अंदर था कि उसने आकर अपनी जो है इस तरह की जांच की है। लेकिन सैयद अली अदनान जी, यही IAEA बार बार ये कहता रहा कि उसको मॉनिटरिंग तक के लिए, या फिर ये कहा जाए कि फील्ड विजिट तक के लिए परमिशन तक नहीं दी जाती थी। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो जाती है ये। जी, ग्रोसी साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, तो उससे कपाड़ का बयान मौजूद है कि ईरान नहीं बना रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हमें जो है, पहली बात तो मैं करेक्शन कर दूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर में नहीं है, वो ईरान के टेरिटोरी वाटर में आता है। दूसरी बात ये कि जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, सवाल ये नहीं है जब तक करबला नहीं समझेंगे। साहब, ये नई बात आप मत बोलिए, आपका टेरिटरी नहीं आता है। 12 एज पर इंटरनेशनल लॉ 12 मील का सिर्फ आपका अधिकार होता है अपने तट से। तो सर ये आपके सी कोस्ट से
आलोक साहे जी मेरी बात आप सुन ले तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे कि आप अगर ओमान और ईरान के दरमियान का वाटरवे देखेंगे 12 नॉटिकल माइल्स की जो ईरान की तरफ का हिस्सा है, ईरान ने सिर्फ उसी हिस्से में पाबंदी लगाई। क्यों? क्योंकि उस तरफ का पानी गहरा है, बड़ी जहाजें वहीं से गुजरती हैं और ओमान की तरफ से नहीं गुजर पाती हैं जहाजें। ईरान ने नहीं कहा कि ओमान की तरफ में पाबंदी लगाई। दूसरी बात जी अदनान साहब, अब दूसरी बात यह है कि ये जो 12 मील का है ना, अगर सकरा रास्ता है और सारे इंटरनेशनल शिप्स के आने जाने का रास्ता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर के बीच में सकते हैं। बिल्कुल मामला रोकने का नहीं है। आलोक साहे जी, आप देखिए दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो नहीं चाहेगा कि उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई आकर जो है सिक्योरिटी डिजाइन करे। उस गली को आप नहीं रोक सकते हैं। ये क्या है कि मेरी खिड़की वहां खुलती है, खिड़की से 5 फीट का हमारा रास्ता होता है, आप गली को नहीं बंद कर सकते ना। वहां से सारे लोगों का आना जाना है पूरी दुनिया का। आलोक साहे जी आप मेरे बड़े हैं, चिल्ला के गुफ्तगू नहीं होती है। मैं आपका बड़ा एहतराम करूंगा। चर्चा ही हो रही है। मलिक सर भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे इस बात पे। जी नहीं, मैं नैना जी, मैं बड़े पोलाइटली ये बात कहना चाहता हूँ, ईरान ने आज तक क्यों नहीं रोका वो चीज? अभी हथियार की तरह इस्तेमाल क्यों? देखिए, एक चीज होती है कि आप रूल के तहत किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करके लीगल तरीके से कोई एक सिस्टम बनाते इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, वो हर जगह उसकी स्वीकार्यता ज्यादा होती है, एक्सेप्टेंस होती है और वो एक सिस्टम चल पड़ता है। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो एज ए ब्लैकमेल टूल, वो बात गलत है। ये आप पूरी दुनिया के अंदर, यानी आदि जापान से लेके तो चलो 4-5 कंट्री मेन है, जापान, चाइना, इंडिया, जो कि ईरान का मेरे मित्र देश है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप इसको पहले से ही अगर यूज करते, पिछले 70 साल से उनसे $1 पर बैरल लेते, तो आज ये इश्यू ना उठता, ये बात ना उठती। आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो एज ए यंत्र, टूल, वेपन, ये बात गलत है। हाँ, और देखिए ये टाइमिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पिछले 47 साल से ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, तो उसके ऊपर बरखिलाफ लोगों ने उसी के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया कि 47 साल से आपने देखा कितने बड़े पैमाने पर ईरान के पैसे दूसरे मुल्कों में रुके हुए हैं। 47 साल से इस्तेमाल न करने का मतलब ये नहीं कि ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ईरान ने इस वक्त इस्तेमाल किया, उसका अधिकार है। इंटरनेशनल लॉ को हम जाकर अगर देखेंगे तो ईरान इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया का कोई भी मुल्क होगा जहां पे उसकी जमीन खत्म होती है 12 नॉटिकल माइल्स तक वो पानी उसकी जमीन का हिस्सा कहलाता है, चाहे वो मैन-मेड हो या नॉन मैन-मेड हो। अदनान साहब, एक सिंपल सी छोटी बात है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। क्विक रिएक्शन ले रही हूं दोनों का। जी बोलिए सर। जी नहीं, मैं नैना जी बात इतना पूछ रहा हूं कि एक गली है जिसका एक दरवाजा लगा हुआ है, उसके अंदर 10 परिवार रहते हैं। एक परिवार को अधिकार है कि वो 10 के 10 का दरवाजा बंद कर दे या उनका रास्ता ही बंद कर दे। ऐसा नहीं होता है, कुछ एग्रीमेंट्स वर्कआउट किए जाते हैं। आप उसको हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। इंटरनेशनल फोरम पर अपने कंसर्न्स को लेके आइए, उन पर एक सहमति बनाइए। अगर आपकी इकोनॉमी में उनको इन्फ्यूज करने की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की जरूरत है, प्लीज कम टू द इंटरनेशनल फोरम। आलोक साहे जी का भी एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूं मैं। जी मैं बस छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। अदनान साहब, इस बात को समझिए, आप परेशान कर देंगे, किसको परेशान करके? क्या अमेरिका को तबाह कर देंगे? अमेरिका की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? नहीं, अमेरिका इज लीस्ट बॉदर्ड। दूसरे देश परेशान होंगे, उसके दबाव से अमेरिका भले दबाव में आ रहा है। आप तबाह हो रहे हैं, आप तो अपना संभालिए। आप जो है अंधे होकर के अपने लेकिन आलोक साहे जी देखिए, ये तो बात पूरी दुनिया जरूर समझ रही है कि शायद इसी बात का ही तो कहीं ना कहीं फायदा अमेरिका उठा रहा है ना। इतने लंबे वक्त से अगर जो परिस्थितियां हैं उसका फायदा अमेरिका ने उठाया, अमेरिका के साथ साथ इजराइल ने उठाया। इजराइल ईरान की जो पुरानी अदावत थी, अमेरिका ने उसको पूरी आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। तो तब क्या ईरान ने तमाम हथकंडे अपनाकर अपने आप को मजबूत या अपना कवच बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी रास्ते तो नहीं बन रहे ना। ठीक है, ईरान के ऊपर, ईरान के दामन पे भी कई दाग लगे, लेकिन क्या अमेरिका के जो स्टेप्स लिए गए, इजराइल की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए, तो क्या उसको एक तरह से क्लीन चिट दे दी जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। वक्त इतना ही था, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।